Our next topic is variation of atomic radii in periodic table. Variation यानी कि चेंज, एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह से चेंज होता है। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। सेकंड पीरियड की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। लिथियम से स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर और इंक्रीज़ करता हुआ नियॉन तक एटॉमिक नंबर इस पीरियड के अंदर मैक्सिमम होता है। आपको पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं ये हमारे पास पीरियड्स होते हैं और वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो ग्रुप्स होते हैं। अब हम पीरियड और ग्रुप दोनों के अंदर इसका ट्रेंड देखेंगे कि एटॉमिक साइज़ या रेडियस किस तरह से चेंज होता है। When we move from left to right in a period, atomic radii decrease या size decreases या atomic radius decreases, और when we move from top to bottom in a group, atomic radii increase, टॉप से बॉटम की तरफ साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है। यानी इस फर्स्ट ग्रुप की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का साइज़ सबसे स्मॉल है और नीचे की तरफ जब जाते हैं तो इस ग्रुप में सबसे मैक्सिमम साइज़ इस फ्रेंशियम का है। और अगर हम पीरियड की बात करें तो इस फर्स्ट पीरियड की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का साइज़ सबसे ज़्यादा है और इस फर्स्ट पीरियड में हीलियम का साइज़ स्मॉल है, क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ स्मॉल होना है और टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज़ होना है। तो ये आपने इसको हेडिंग दे लेनी है, पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई, और लिखना क्या है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज। अब इसके बाद इसके रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है, पीरियड के अंदर साइज़ क्यों डिक्रीज़ करता है। तो सबसे जो मेन रीज़न है वो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड के अंदर इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है। तो ऑब्वियसली अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो हाइड्रोजन को अगर देखें जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन है और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो प्रोटॉन्स का नंबर है उसी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस का चार्ज है। अगर एक प्रोटॉन है तो उस एक प्रोटॉन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो उसका। और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान में है। जितनी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगी यानी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। एक होता है न्यूक्लियर चार्ज, सिंपली न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो अट्रैक्शन है। हाइड्रोजन का एक शेल है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम का भी एक ही शेल है, वही वाला शेल एस जो कि हाइड्रोजन का था, वही वाला एस सब शेल जो है वो हीलियम का है। लेकिन अब हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2, यानी अब इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। अब ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं इनका पॉजिटिव चार्ज उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर गया है, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ किया तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ ये न्यूक्लियर चार्ज, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो शेल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा और शेल जो है उसका साइज़ स्मॉल हो जाएगा। इस तरह अब हाइड्रोजन का साइज़ जो था वो ज़्यादा था और हीलियम का जो साइज़ है वो स्मॉल हो गया है। अब अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, लिथियम से स्टार्ट होता है और नियॉन तक जाता है, शेल हमेशा सेम रहता है। सेकंड पीरियड में देखते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, यानी कि इसके न्यूक्लियस के बाहर एक शेल है एस सब शेल और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो इसका मतलब है कि अब सेकंड पीरियड के अंदर एक नया शेल आना है। अब जो न्यू शेल आएगा तीसरा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाएगा। अब बाकी जितने भी यहाँ से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके पास भी यही शेल होगा और इसी के अंदर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती जाएगी। लिथियम के अंदर तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4।
2 इलेक्ट्रॉन इसी तरह बेरिलियम के इधर आ जाएंगे, अगर 4 हैं तो लास्ट वाले में उसके 2 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर बोरॉन है तो उसके इसमें 3 आ जाएंगे, कार्बन है तो उसमें 4 आ जाएंगे, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो चुके हैं, यानी ऑक्टेट मुकम्मल हो चुका है। तो आइडिया आपको मैं ये देना चाहती हूँ कि एक पीरियड जब स्टार्ट होता है तो उसका शेल कंप्लीट नहीं होता, जब पीरियड एंड होता है तो उसका एक शेल पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन शेल सेम रहता है। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें, अगर हम लिथियम से आगे सोडियम में जाएं, सोडियम के आउटर मोस्ट सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसके अंदर एक और शेल आ जाना है उसके इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, टोटल हो गए 10। अब 11वां इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर आएगा, वो एक और शेल आएगा और उसके अंदर 8वां इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है 11वां, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह अब सोडियम से एक नया शेल स्टार्ट हुआ है, इधर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन तक, ये भी इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और नेक्स्ट आर्गोन से जब हम पोटाशियम तक मूव करेंगे तो नया शेल आएगा और वहाँ से फिर से एक नया शेल स्टार्ट हो जाएगा। तो ईजीली आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि ग्रुप के अंदर हर नया जब एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है तो नया शेल आ रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ शेल इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। और लेफ़्ट से राइट की तरफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज़ कर रहा है तो प्रोटॉन का नंबर भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है कि शेल जो है वो सेम है। सेम शेल जो है अब वो श्रिंक कर जाता है। इधर एक शेल को एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, उनके दरमियान में अट्रैक्शन है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लिथियम के और उसके न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जो प्रोटॉन्स हैं वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। और जब इधर आ जाते हैं नियॉन, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज़ हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हुए उतने ही प्रोटॉन्स, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हुआ और सेम उसी शेल को इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और शेल जो है वो श्रिंक करके उसका साइज़ स्मॉल हो गया। लिथियम का साइज़ लार्ज है और नियॉन का साइज़ फिर स्मॉल हो जाएगा। टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रेंड बताएं और उसका रीज़न बताएं, तो रीज़न में आप क्या बताएंगे, पहले ट्रेंड बताएंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस because nuclear charge increases. When nuclear charge increases, it attracts the outermost shell more towards itself and shell shrinks and size या radius decreases. And when we move from top to bottom in a group, number of shells increase, and when number of shells increase, size increases. अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन देने के बाद अब एक और चीज़ रह जाती है, दैट इज़ शील्डिंग इफ़ेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। नाउ व्हाट इज़ स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट या फिर शील्डिंग इफ़ेक्ट? शील्ड का लफ्ज़ी मतलब होता है ढाल, ढाल बन जाना, स्क्रीन कर देना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वो शील्डिंग इफ़ेक्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। इस एटम को देख के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इस न्यूक्लियस ने अगर अट्रैक्ट करना है तो दरमियान में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जिनको इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो गई है, यानी इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने उसको शील्ड कर दिया, ढाल बन गया न्यूक्लियस के दरमियान में और उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान में। तो यही शील्डिंग इफेक्ट है। डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो वैलेंस शेल के अंदर है या आउटर मोस्ट शेल के अंदर है। तो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये किस वजह से है? ड्यू टू इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो दरमियान में आ रहे हैं। और ये टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज़ करता है, क्योंकि टॉप से बॉटम की तरफ नए शेल आते जा रहे हैं। जब नए शेल आते जा रहे हैं तो उन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करता है। लेकिन लेफ़्ट से राइट की तरफ शेल जो है वो सेम है और सेम शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने ही न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना है, तो वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता। शील्डिंग इफेक्ट नए शेल्स आने की वजह से हो रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से भी साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है जब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट
शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान में जब अट्रैक्शन कम हो जाती है तो आखिरी शेल जो है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है और जिसकी वजह से साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये भी एक रीज़न है टॉप से बॉटम की तरफ या ग्रुप में साइज़ के इंक्रीज़ होने का। और पीरियड के अंदर शील्डिंग इफ़ेक्ट नहीं होता क्योंकि शेल सेम रहता है। और पीरियाडिक टेबल के अंदर कुछ पीरियड्स के बारे में बताया हुआ है कि जो सेकंड पीरियड है उसमें साइज़ का जो डिक्रीज़ है वो मैक्सिमम है, और ये वाला सेकंड इसमें साइज़ जो है वो मैक्सिमम हद तक डिक्रीज़ करता है लेफ़्ट से राइट की तरफ। और ये जो सेंटर वाली हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में साइज़ का जो डिक्रीज़ है वो रेगुलर नहीं है, इसमें ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होता, इसके अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ या कुछ और रीज़न्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयनिक रेडियाई की। पहले हम एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे थे। एटॉमिक रेडियस क्या था? साइज़ या रेडियस ऑफ एन एटम। अब आयनिक रेडियाई क्या होगा, या आयनिक रेडियस साइज़ या रेडियस ऑफ आयन। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि आयन एक स्फेरिकल है तो आयन का जो रेडियस है उसको आयनिक रेडियस कहेंगे। बिल्कुल ये भी एटम की तरह है। डिफरेंस देख लेते हैं एटम और आयन में क्या डिफरेंस है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो कैटाइन में चेंज हो जाता है या पॉजिटिव आयन में। जैसे हम सोडियम की अगर बात करें या पोटाशियम की बात करें, पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो चेंज हो जाता है कि पॉजिटिव में, एक इलेक्ट्रॉन उसने अपना लूज़ कर दिया। इसी तरह अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और Na पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया। अब Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव ये दोनों आइंस हैं, पॉजिटिव आइंस हैं और इनको कहते हैं कैटाइंस। अब कैटाइन का जो साइज़ होता है वो अपने पेरेंट एटम से स्मॉल होता है। पेरेंट एटम किसको कहते हैं? जिससे वो आयन बना है। जैसे पोटाशियम है, के पॉजिटिव का पेरेंट एटम पोटाशियम है और Na पॉजिटिव का पेरेंट एटम सोडियम है, यानी जिससे वो आयन बना है उससे उस कैटाइन का साइज़ स्मॉल होता है। अब इसका क्या रीज़न होता है? यहाँ पर दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं अक्सर कि वाई साइज ऑफ कैटाइन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। पहला ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोडियम से इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें। न्यूक्लियस के बाद एक शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे नेक्स्ट में 8 हैं, शेल की बात कर रहे हैं, और लास्ट वाला जो है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल हमने इलेक्ट्रॉन 11 पूरे कर लिए हैं, 8 और 2 10 और लास्ट वाला 11। अब इसके आउटर मोस्ट का जो एक इलेक्ट्रॉन है अगर ये रिमूव कर देता है, अपना रिलीज़ कर देता है, तो ये आखिरी शेल ही पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा और ऑब्वियसली इसका साइज स्मॉल हो जाएगा और इसके ऊपर चार्ज आ गया है पॉजिटिव। तो पहला रीज़न ये होता है कि इन सम केसेस आउटर मोस्ट शेल इज़ रिमूव्ड ड्यू टू विच साइज डिक्रीजेज। और दूसरा रीज़न ये होता है कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि प्रोटॉन्स तो नहीं निकले, प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं। जैसे अगर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसके पास प्रोटॉन्स भी 11 होंगे। अब जब उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इलेक्ट्रॉन्स उसके पास 10 हैं लेकिन प्रोटॉन्स तो अब भी उसके पास 11 हैं। 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जब अट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला शेल भी ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जो शेल है वो श्रिंक कर जाता है और साइज़ रिड्यूस हो जाता है। 2 रीज़न। दूसरा रीज़न जो भी मैंने बताया कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। न्यूक्लियस या इफ़ेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है इट अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर टूवर्ड्स इट सेल्फ एंड साइज डिक्रीजेज। 2 रीज़न्स आपने बताने हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है। सोडियम जब एटम की फॉर्म में था तो उसका साइज़ 186 पिकोमीटर था। जब वो Na पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया तो उसका साइज़ कम होकर 95 पिकोमीटर हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं एनाइन की। एनाइन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे क्लोराइड आयन है
उसका साइज़ पहले होता है जब वो न्यूट्रल होता है 99 पिकोमीटर। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, यानी आयनिक रेडियस इंक्रीज़ कर जाता है और हो जाता है 181 पिकोमीटर। अब देखते हैं कि एनाइन कैसे बनता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ये आउटर मोस्ट शेल की सिर्फ बात कर रही हूँ। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव और ये चेंज हो गया है एनाइन में। अब जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, वाई साइज ऑफ एन आइन इज़ ग्रेटर दैन इट्स पेरेंट एटम, यानी इसका साइज़ ज़्यादा होगा अपने इस पेरेंट एटम से। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है रिपलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर थे 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7, और अब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है। जब नए इलेक्ट्रॉन ने आना है तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो अब वो किस तरह से उस आउटर मोस्ट शेल के अंदर एंटर होगा? अगर वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको जगह देते हैं, और जगह देने के लिए वो अपना शेल एक्सपेंड कर लेंगे, इंक्रीज़ कर लेंगे, अपना दायरा बड़ा कर लेंगे। तो इस तरह जो है उसका साइज़ क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। तब जाकर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 8 पूरे आ जाएंगे इस तरह से। तो ये मेन रीज़न है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज़ रिपेल्ड बाय ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ड्यू टू विच द आउटर मोस्ट शेल एक्सपेंड्स एंड साइज इंक्रीजेज। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। एक और चीज़ है कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है कैटाइन के ऊपर, उसका साइज़ उतना ही कम होता जाता है। पॉजिटिव चार्ज कब ज़्यादा होता है? जब उसके इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स तो उतने ही रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जैसे मैग्नीशियम है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव। तो प्रोटॉन्स तो उसके पहले जितने ही हैं, बस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल गए हैं। तो अब ये ज़्यादा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मैग्नीशियम का साइज़ डिक्रीज़ कर जाएगा। सोडियम की निस्बत मैग्नीशियम का साइज़ ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। सोडियम में एन पॉजिटिव की बात कर रही हूँ। और इसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं Al3 पॉजिटिव की, तो Mg2 पॉजिटिव की निस्बत Al3 पॉजिटिव का साइज़ ज़्यादा स्मॉल है, क्योंकि अब इसके और इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए आउटर मोस्ट शेल के अंदर, लेकिन प्रोटॉन्स इसके पहले जितने ही हैं। तो अब इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इसके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब यहाँ से हमें एक चीज़ ये भी आइडिया हो रहा है कि जिस तरह का ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड न्यूट्रल एटम्स का था, सेम उसी तरह का पीरियोडिक ट्रेंड आइंस का भी है। जैसे कि एक पीरियड के अंदर लेफ़्ट से राइट साइज़ इंक्रीज़ करता है, एटम्स के केस में, आइंस के केस में भी वैसे ही होता है। जैसे Na पॉजिटिव का सबसे ज़्यादा साइज़ है, फिर Mg पॉजिटिव और सबसे स्मॉल Al3 पॉजिटिव, ये एक पीरियड में जा रहे हैं। और एटॉमिक जो था वो भी सेम इसी तरह से था। तो ट्रेंड दोनों के सेम है। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड और आयनिक रेडियस का ट्रेंड दोनों सेम है। टॉप से बॉटम की तरफ साइज़ इंक्रीज़ करता है आयनिक रेडियस के केस में भी और एटॉमिक रेडियस के केस में भी, और लेफ्ट से राइट की तरफ जो है वो साइज़ डिक्रीज़ करता है इन केस ऑफ एटॉमिक रेडियस एज वेल एज इन केस ऑफ आयनिक रेडियस। अब अगर दो आइंस, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और वो एक दूसरे के साथ बांड बना लेंगे और ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएंगे, जैसे KCl है। अब इन दोनों के जो न्यूक्लियाई हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको हम कहेंगे R, ये वाला, ये एक अगर K पॉजिटिव वाले का साइज स्मॉल होगा, K पॉजिटिव, और ये है Cl नेगेटिव। तो इसके न्यूक्लियस से इधर तक का जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल R से शो करना है। ये किसके इक्वल होता है? पॉजिटिव वाले का जो रेडियस है उसको R पॉजिटिव लिखेंगे और नेगेटिव वाले का जो रेडियस है उसको R नेगेटिव लिखेंगे। इनके सम के इक्वल होता है, यानी टोटल जो दोनों आइंस के दरमियान में, उसको बाउंड लेंथ कह सकते हैं, जो डिस्टेंस है वो उन दोनों के इंडिविजुअल रेडियाई, आयनिक रेडियाई के सम के इक्वल होता है। और अगर हमें R कैलकुलेट करना है तो दोनों का सम ले लेंगे, R कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर हमें KCl का सपोज R टोटल मालूम है और पॉजिटिव वाले का रेडियस भी मालूम है, कैटाइन का रेडियस मालूम है, और एनाइन का रेडियस हमें नहीं पता, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? R नेगेटिव इधर ही रहेगा,
आर पॉजिटिव को इक्वल के दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे तो ये आर में से माइनस हो जाएगा आर पॉजिटिव। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी अगर एक मालूम है या दो मालूम है तो तीसरा जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और पाउलिंग ने, साइंटिस्ट का नेम है पाउलिंग, उसने कैलकुलेट किया था KCl के लिए टोटल रेडियस उसने कैलकुलेट किया, दैट इज़ 314 पिकोमीटर। और ये किसका सम है, ये एनाइनिक रेडियस, सॉरी कैटाइनिक जो स्मॉल है, और ये एनाइनिक रेडियस 181 पिकोमीटर, इनका सम लिया है। और अगर उसने आर नेगेटिव कैलकुलेट करना था तो वो उसने आर में से आर पॉजिटिव को माइनस कर दिया। इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है आयनिक रेडियस। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर किस तरतीब से चलेंगे। सबसे पहले आयनिक रेडियस होता क्या है, आयन का जो रेडियस है, अगर हम कंसीडर करते हैं कि आयन स्फेरिकल है तो आयन का रेडियस आयनिक रेडियस होगा। उसके बाद दो क्वेश्चन आते हैं, वाई साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम और वाई साइज ऑफ एनाइन इज़ लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। फिर जो यूनी पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है साइज़ जो है वो ज़्यादा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ये पॉइंट। उसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड आपने बताना है कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस का सेम होता है। और लास्ट पे आपने अगर दो हमें मालूम है रेडियाई, आर पॉजिटिव मालूम है, कैपिटल आर यानी टोटल लेंथ उनके दरमियान में मालूम है, तो हम आर नेगेटिव यानी किसी एक आयन का रेडियस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज का जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज़ कोवेलेंट रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई एटम का रेडियस, आयनिक रेडियाई आयन का रेडियस, और कोवेलेंट रेडियाई जब दो एटम्स के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बना हो और वो दोनों एटम्स सिमिलर होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो सिमिलर एटम्स हैं, H और Cl डिफरेंट हैं, इसके केस में हम नहीं ले सकते। जब दो एटम्स के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड हो और दोनों एटम्स सिमिलर हों तो एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है जिसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं, वो कैलकुलेट करके उसका हाफ लेंगे, हाफ ऑफ द टोटल बॉन्ड लेंथ जो कि कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ है, हाफ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ इज़ कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। और दोनों एटम्स सिमिलर होने चाहिए जिनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। इनका कोवेलेंट रेडियस 37.5 है। टोटल बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन की 75.4 पिकोमीटर है और इसका हाफ 37.7 पिकोमीटर, यानी ये इसका कोवेलेंट रेडियस है और ये इसकी बॉन्ड लेंथ है। और इसमें भी जिस तरह आयनिक रेडियस में अगर दो का हमें टोटल बॉन्ड लेंथ मालूम है और किसी एक आयन जो है उसकी बॉन्ड लेंथ हमें वो रेडियस मालूम है, तो हम जिसकी हमें नहीं मालूम उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का दिखाया हुआ है। अच्छा, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3Cl, इस कंपाउंड में कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक क्लोरीन। तो कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो पता है और वो है 176.7 पिकोमीटर। टोटल बॉन्ड लेंथ कार्बन और क्लोरीन के दरमियान में 176.7 पिकोमीटर। और क्लोरीन की भी पता है, क्लोरीन की जो कोवेलेंट रेडियस है, क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस किस तरह से कैलकुलेट किया है, दो क्लोरीन एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है, इनकी टोटल बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करके हाफ लिया, वो जो हाफ है वो क्लोरीन का रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस। तो क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस 99.4 पिकोमीटर है। हम चाहते हैं कि कार्बन का कोवेलेंट रेडियस भी कैलकुलेट कर लें। टोटल कोवेलेंट रेडियस ये है और क्लोरीन का कोवेलेंट रेडियस हमारे पास 99.4 है। तो कार्बन का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल में से 99.4 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कार्बन का कोवेलेंट रेडियस होगा जो यहाँ पर 77.3 पिकोमीटर है। और अगर पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं तो ये भी सेम है, जिस तरह से एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई है उसी तरह कोवेलेंट रेडियाई का पीरियोडिक ट्रेंड भी उसी तरह से है।
इसके एंड पे ये वाली जो लाइंस हैं ये नहीं करनी, आपने इधर तक इसको याद करना है।